तो वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है पुनः आज के सेशन में मेरे साथ थिंक साइकोलॉजिकली यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नियमित आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन स्पेशली तैयार किया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर। सीटेट की एग्जाम आने वाली है। अच्छा, सीटेट की एग्जाम का मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सुपर टेट या फिर यूपी टेट या फिर कहीं टीचिंग में जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। तो समावेशी के बारे में हम जब बात करते तो समावेशी होता क्या एक्चुअल में, पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं हल्की। ये है इंक्लूसिव। तो दो चीजें समझना आप, एक तो टर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर। अब यहां देखो, अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो कह सकते हो यह शिक्षा व्यवस्था या यह शिक्षा योजना सभी बच्चों को बिना भेदभाव सभी बच्चों को बिना भेदभाव शिक्षा प्राप्ति के समान अवसरों पर बल देती है। अब अगर हम कहें यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन विरोध किसका करती है? विरोध करती है एक्सक्लूजन का। विरोध किसका करती है? डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में ये चर्चा की गई। आज की डेट में पूरे विश्व में समावेशी शिक्षा पर ही बल दिया जा रहा है। शिक्षा के समावेशन का मतलब है कि सभी को बिना भेदभाव शिक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति सबका अधिकार है। ठीक है, तो आइए इस सेशन में इसी टॉपिक को दृष्टिगत रखते हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहां सीखेंगे। वो सभी नए क्वेश्चंस होंगे। आप जब सीटेट पढ़ते होंगे या फिर यूपी टेट पढ़ते होंगे या सुपर टेट पढ़ते होंगे या किसी एग्जाम बुक में पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए वही हैं, लेकिन हाँ, कुछ और नए क्वेश्चंस को शामिल करते हुए इस सेशन को भी हमने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों की घोषणा कब की? संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों की घोषणा कब की है? यह सवाल सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि बाल अधिकारों में ही शामिल है कौन सा? शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। तो सेक्टर इसके बाद भी, लेकिन शिक्षा प्राप्ति भी बाल अधिकारों में ही शामिल है। शिक्षा प्राप्ति प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, अब तो कह सकते हो मूल अधिकार है। तो अगर कहा जाए इस पर पहल किसने करी? इस पर पहल की संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों की घोषणा कब की है? 1990, 1959, 1989, 2000। तो आप जब इसे सुनेंगे तो आप देखिएगा ये आज का मुद्दा नहीं है। बाल अधिकारों की बात बहुत पुराना है। तो ये बच्चा है 1959 का। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों की घोषणा की है 1959 में।
ठीक है, आप इसे याद करें और सीखें नया। मुझे पता ये चीजें बिल्कुल आपके लिए नई हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है कि आपको सिखाया जाए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित किया गया 1990, 1989, 1992, 1995, और मुझे पता है कि आप इसका आंसर कर पाए होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया है, राइट। क्लियर है? अच्छा, कल के सेशन में कोई एक बच्ची आई थी, नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसने कहा था कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं आज फिर पूछना चाहता हूं कि वॉइस क्लियर है? बताइए आप। कई सारे बच्चे रेगुलर हैं, काजल गोला हैं, रितु हैं, तो इनसे मैं पूछ रहा हूं कि वॉइस क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है सब? चलो तब ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ। एजुकेशन फॉर ऑल से रिलेटेड शिक्षा का विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ 1990, 1992, 1970, 1968। आंसर प्लीज। तो तुक्के नहीं बताइए। सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ 1990, 1992, 1970, 1968। तो बच्चा राइट आंसर है 1990 में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन कहां? मुझे पता नहीं, जब इससे पहले वाला सवाल हम पढ़ रहे थे तो वहां ये प्रश्न भी आपके मन में आना चाहिए था कि भाई 1990 में आयोजित तो हुआ, लेकिन कौन सी जगह पर हुआ है। तो देखो, सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? भारत कोलकाता, थाईलैंड जॉर्जिटन, अमेरिका शिकागो, इंग्लैंड ब्रिस्टल। भारत, थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड। तो देखो बच्चा, ये है थाईलैंड में। थाईलैंड जॉर्जिटन जगह थी जहां पर 1990 में सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें दुनिया के बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। और यही भूमिका बनता है, यही सम्मेलन भूमिका में बन रहा है समावेशी की, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सालमान का कथन। अब देखो, आप अक्सर पढ़ते होंगे, ये सालमान का कथन किससे जुड़ा है? सालमान का कथन जुड़ा है बच्चा समावेशी से। कहीं आपने किताबों में या किसी यूट्यूबर के द्वारा ये चीज पढ़ी होगी कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत सलमान का सम्मेलन में हुई। तो अब देखो, सालमान का कथन, एक्चुअल में ये सम्मेलन था सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन, लेकिन हाँ, उसको नाम दिया गया सालमान का क्योंकि वो जगह थी थाईलैंड में। तो सालमान का कथन कब आया? 1998 में, 1975 में, 1986 में, 1994 में। तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो समावेशी शिक्षा की भूमिका बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चा, ये कथन आया है 1994 में। सम्मेलन कब हुआ? सम्मेलन हुआ है 1990 में। कहां हुआ? थाईलैंड में। सम्मेलन हुआ 1990 में। कहां हुआ? थाईलैंड में हुआ। और सालमान का कथन कब आया? 1994 में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सालमान का कथन किस शिक्षा से संबंधित था? सालमान का कथन किस शिक्षा से संबंधित था? सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा। आंसर प्लीज। अब अगर पर्टिकुलर बात की जाएगी तो सालमान का कथन किससे संबंधित है? स्पेशल एजुकेशन से, विशेष शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, सामान्य शिक्षा से बिल्कुल नहीं। और यही भूमिका बनेगी जाकर। सालमान का कथन
किस शिक्षा से संबंधित था? सलमान का कथन विशेष शिक्षा से संबंधित था। अगर अब हम कहें आपसे, तो जब नॉर्मल चाइल्ड होता है तो देखा होगा आपने, नॉर्मल चाइल्ड है तो इसके प्रति क्या है? इसके प्रति है आशावादी दृष्टिकोण। मतलब एक बच्चा नॉर्मल है तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ये बड़ा होकर हमारा नाम चलाएगा, रोजी रोटी देगा, और इस स्थिति पर हम क्या करते हैं? इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, इसे स्वीकृति भी देते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर हम कहें आपसे, एक ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है, अब इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण आशावादी नहीं होता, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है उदासीन। हमें लगता है कि अच्छा ये तो कमा के देगा ही नहीं, तो हम करते क्या? इसके प्रति हमारी जो प्रवृत्ति बन जाती है वो दया की बन जाती है। हम पिटी दिखाते इसको, और क्या करते हैं? इसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। ये चीजें डिफरेंशिएशन करती हैं, ये चीजें डिस्क्रिमिनेट करती हैं, राइट? तो अब देखो, अगर हम कहें कि इन दोनों के बीच में काय का अंतर है? इन दोनों के बीच में अंतर है बच्चा अपेक्षाओं का। इसी को तो खत्म करना है। इसलिए सलमान का कथन पर्टिकुलर किससे संबंधित था? विशेष शिक्षा से संबंधित था, कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिन्हें विशेष आवश्यकता है, उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनको भी अपेक्षा की दृष्टि से, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए और अंतर कम किए जाए, इनका भी समर्थन हो, इनको भी स्वीकृति मिले, ताकि ये समाज में कुछ बेहतर कर सके। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट बालक का संबंध है, विशिष्ट बालक का संबंध है शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, खेलों से, बुद्धि से। अब इसका आंसर जरूर बताओ। यानी विशिष्ट बालकों का संबंध मेनली किससे लगाया जाता? शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, खेलों से, बुद्धि से। तो आप सबको पता, बुद्धि अंतर करती है, इसलिए विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि से ही लगाया जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है। जो मेंटली बैकवर्ड चाइल्ड हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है? सैगुइन बोर्ड अथवा फॉर्म के द्वारा, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग परीक्षण के द्वारा, भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो उपयुक्त सभी के द्वारा। सैगुइन बोर्ड फॉर्म भी एक टेस्ट है जिसका निर्माण सैगुइन ने किया है, और उसमें कुछ सूचनाएं हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं जिनके आधार पर पिछड़े बालकों की पहचान की जाती है। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग परीक्षण, ये भी एक परीक्षण है जिसमें विकास के आधार पर स्क्रीनिंग, बच्चे की विकास आयु है जो, उसके आधार पर कुछ परीक्षण किया जाता। और भाटिया बैटरी के निष्पादन आपको पता ही है, 5 परीक्षण है जिनके आधार पर हम मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर लेते हैं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन डायरेक्टिव टेक्निक मेथड के जन्मदाता हैं। नॉन डायरेक्टिव टेक्निक मेथड एक मेथड है ये, जिसे शॉर्ट में NDTM कहते हैं। NDTM के जन्मदाता कौन है? कार्ल रोजर्स, न्यूमेयर, गुडविन, वॉल्स। तो आपने एक ही नाम सुना होगा धोखे से, कार्ल रोजर्स। ये टेक्निक इन्होंने बनाई है। अब ये है क्या? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन डायरेक्टिव टेक्निक मेथड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पिछड़ेपन के उपचार के लिए, बाल अपराध के उपचार के लिए, सुविधा वंचित बालकों की शिक्षा के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब सुना ही नहीं नया सवाल तो आप मोस्टली कंफ्यूज हो जाएंगे। कार्ल रोजर्स के द्वारा बनाई गई NDTM टेक्निक मेथड बेसिक रूप से बाल अपराधी बालकों के उपचार के लिए की जाती है। डिलिकेंट्स चाइल्ड होते हैं
उनके उपचार के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो बाल अपराध से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए कार्ल रोजर्स का नाम मिल लिया आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमने कल भी इसे पढ़ा था, आज फिर पढ़ते हैं। साइकोड्रामा विधि का प्रयोग किया जाता है। कल हमने पढ़ा साइकोड्रामा व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रोजेक्टिव है। साइकोड्रामा विधि का प्रयोग मनोनाटकीय विधि से कहते हैं। ये क्या है? मनोनाटकीय विधि का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। ये सही है, वैसे तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है, ये सही है। अधिगम निर्योग्य बालकों के उपचार के लिए ये गलत है। बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, ये तो दो गलत आ गए। लेकिन व्यक्तित्व परीक्षण में भी बाल अपराध से संबंधित जो बच्चे हैं, यानी बाल अपराधी हैं, उनके मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए यह परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तित्व से ही, लेकिन बाल अपराधी बालकों के मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए जाता, तो इससे बेहतर ये हो गया बच्चा। अगर ये नहीं होता तो यही सही होता, लेकिन अब ये दोनों सही हैं, लेकिन अच्छा कौन सा है, बेहतर कौन सा है? बेहतर थर्ड। बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए साइकोड्रामा विधि का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व परीक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संख्या विषयक असमर्थता संकेत करती है प्रतिभाशीलता की ओर। संख्या विषयक, नंबर सब्जेक्टिव या न्यूमरल सब्जेक्टिव डिसेबिलिटी, संकेत करती है प्रतिभाशीलता की ओर, शारीरिक न्यूनता की ओर, अधिगम निर्योग्यता की ओर, अधिगम सशक्तता की ओर। तो जब असमर्थता है तो सशक्तता तो हो नहीं सकता बच्चा, असमर्थता है प्रतिभाशीलता हो नहीं सकता। असमर्थता की बात या तो न्यूनता पर जाएंगे, लेकिन अब संख्या विषयक की बात आई तो शारीरिक न्यूनता नहीं है, इसका मतलब एक बचा। अधिगम निर्योग्यता की ओर संकेत करती है। क्लियर है? क्वेश्चन और आंसर के बीच में मैं जानता हूं कि आपको समय लगता है, लेकिन अगर मैं वेट करूं यहां पर कि अब बताइए, चलिए बताइए, बताइए, चलिए बताइए, तो मैं वो चीजें थोड़ी सी कम करके समय सेव कर लेता हूं और आपको बेहतर समझाने में प्रयासरत रहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अवधारणाओं का विकास मुख्यतः संबंधित है। अवधारणाएं क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं। का मुख्यतः विकास बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, सांवेगिक। तो आप बताएं, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, सांवेगिक। तो जब कभी अवधारणाओं की बात आएगी तो हमेशा किससे जाएगा? बौद्धिक विकास से जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों को पहचानने एवं वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो अब अगर पूछा जाता है ये सिद्धांत किससे पूछा गया? ये पूछा गया हावर्ड गार्डनर से। हावर्ड गार्डनर ने कितनी दी है? 7, 8 और 9। 7 बुद्धियां, 8 बुद्धियां, 9 बुद्धियां दी गई, अगर हम कहें तो, राइट। तो 9 बुद्धियां तक दी, पहले 7 दी, फिर 8 दी, फिर 9 दी। अब उनमें से अगर हम बात करेंगे, वो कौन सी बुद्धि है जो पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों को पहचानने एवं वर्गीकृत करने की योग्यता रखती है? स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल, तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल्स, प्राकृतिक नेचुरल, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। बताएं आप। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, तार्किक। तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक बुद्धि है। ठीक है, और ये बुद्धि का कौन सा प्रकार है? आपका 8वां प्रकार है। प्राकृतिक बुद्धि ये किसमें पाई जाती है? बेसिक रूप से ये पाई जाती है किसानों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से बुद्धि के बारे में असत्य कथन, असत्य झूठा कथन है। व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की द्योतक, द्योतक है, 2 बार है, द्योतक है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है।
तो हमें असत्य को चुनना है। सत्य तो 3 है, सत्य कितने होंगे? सत्य होंगे 3 और असत्य होगा 1। तो हमें 3 पर नहीं 1 पर फोकस करना। व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल सही है ये। स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की द्योतक है, मतलब बदलती नहीं है। सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता, तो 3 सही हो गए, तो ये हमारे उत्तर नहीं होंगे, हमारा आंसर होगा दूसरा। तो क्लियर है बच्चा? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सैमुअल किर्क का डैश विशेष योगदान है? बुद्धि के अध्ययन क्षेत्र में, अधिगम नियोक्ता के अध्ययन क्षेत्र में, संवेगों के अध्ययन में, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में। तो सैमुअल किर्क हमेशा अधिगम की निर्योग्यताओं के लिए जाने जाते हैं। एक अमेरिकी चिकित्सक थे, ये अमेरिकी डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले अधिगम निर्योग्यता पर एक बृहद कार्य किया है। तो इसलिए सैमुअल किर्क हमेशा अधिगम निर्योग्यता के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में किसका है ये है स्किनर का। छात्र अपनी अनुक्रिया की स्वयं जांच कर लेते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र स्वयं अध्ययन के लिए तत्पर रहते हैं। उपयुक्त सभी, तो बच्चा आंसर है 4th, उपयुक्त सभी। स्किनर ने एक टेक्निक डेवलप की, एक मेथड पूरा डेवलप किया है जिसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। इसमें छात्र अपनी अनुक्रिया की स्वयं जांच करते हैं और पुनर्वलन लेते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता तो भी पुनर्वलन लेते हैं। छात्र स्वयं अध्ययन के लिए तत्पर रहते हैं, इससे अच्छी बात क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समस्यात्मक बालकों की विशेषता डैश के अतिरिक्त है। प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक के अलावा हैं, तो जो एक के अलावा है उसे चुनना। अतिरिक्त का मतलब अलावा, एक्सेप्ट, यानी 3 पॉजिटिव होंगी और 1 नेगेटिव होगी। जो पॉजिटिव होंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा वो हमारा आंसर होगा इस टेक्निक पर। चोरी करना समस्यात्मक बालक है। स्कूल से भाग जाना है। कक्षा में सही समय पर आना, ये तो नहीं है। कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करना, ये है। तो 3 तो ये हो गए आपके पॉजिटिव और 1 हो गया आपका नेगेटिव। इसलिए कौन सा सही हो गया? कक्षा में सही समय पर आना समस्यात्मक बालकों की विशेषता नहीं मानी जा सकती, वो तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उदाहरण प्रविधि विशेष रूप से उपयोगी है। एग्जाम्पल मेथड, सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, समस्यात्मक बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका तो आंसर आप ही लोग दे दो प्लीज। उदाहरण, एग्जाम्पल टेक्निक्स, विशेष रूप से उपयोगी, सामान्य रूप से नहीं। वैसे तो सबके लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष रूप से सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, समस्यात्मक बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। प्रायोरिटी वाइज आंसर दीजिए आप। वेरी गुड। समस्यात्मक बालकों के लिए, प्रॉब्लमेटिक बच्चों के लिए उदाहरण एक अच्छी प्रविधि मानी जाती है। उदाहरण से उसे समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन किताब के लेखक कौन थे? हैविंगहर्स्ट, स्किनर, वुड, नन। आंसर प्लीज। एक किताब भी है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में सर्वे करवाती है। इसे किसने लिखा है? हैविंगहर्स्ट, स्किनर, वुड, नन। तो आपने एक ही नाम सुना हुआ होगा, हैविंगहर्स्ट। दूसरा स्किनर। स्किनर अधिगम से रिलेटेड है और ये 2 नाम आपने रेयर सुने होंगे। तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? हैविंगहर्स्ट के द्वारा लिखी गई। तो बच्चा ये थे आज के सेशन के 20 सवाल। ये 20 सवाल आपको कैसे लगे अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए, कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड नाइट।